तो आइए जी, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके। तो ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो 2023 का एग्ज़ाम अपीयर करने वाले हैं, यानी हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड की। ठीक है ना जी। किसकी बात कर रहे हैं? बिहार बोर्ड की। यदि आप बिहार बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर अभी तक अगर आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन है इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। और दूसरा चीज़ ये कि इसमें बस उन्हीं टॉपिक को कवर किया गया है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और हम आपको ये बताएंगे भी कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। ओके। तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखो, ऐसे जो परिवर्तन अगर होता है तो दो चीज़ होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रासायनिक परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इतना हम डिटेल में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है, कोई भी पदार्थ हो, अगर वो स्वयं करेगा या किसी दूसरे पदार्थ से कोई भी जब क्रिया करता है और उसके बाद भिन्न गुण वाले यानी कि उससे अलग गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक अलग गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक याद रखना है आपको कि अभिकारक क्या होता है, दूसरा प्रतिफल क्या होता है। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं और प्रतिफल को प्रोडक्ट बोलते हैं। अभिकारक का सीधा मतलब यह है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। प्रतिफल का मतलब है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। जैसे मान लो कि ए और बी दो पदार्थ है, जो ये दोनों मिलकर ए बी एक पदार्थ बनाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक जो भाग लिया उसको क्या कहेंगे? अभिकारक। इसका मतलब ये है कि ए और बी अभिकारक कहलाएगा। जो प्रोडक्ट ए बी बना, प्रोडक्ट क्या बना? ए बी, इसको क्या कहेंगे? प्रतिफल। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो अभिकारक और जो बनेगा वो प्रतिफल। सिंपल। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग से क्या कहलाएगा? अभिकारक, और ये क्या कहलाएगा? प्रतिफल। ठीक है ना जी। तो चलो, अब उसके बाद आती है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं, एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने प्रतिफलों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम देखें, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके। जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, अगर हम इसको जब लिखते हैं, बार बार लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके जगह हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रोजन अणु का जो सिंबल, हाइड्रोजन का संकेत इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो अणु का जो सूत्र होता है H2, उसका उसी तरह Cl2, उसी तो उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड के बदले HCl का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो गया? संक्षिप्त रूप हो गया। इसी संक्षिप्त रूप को ही रासायनिक अभिक्रिया का जो यही संक्षिप्त रूप तो है, इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं।
अब हमको दो चीज़ें याद रखना है कि रासायनिक समीकरण दो तरह का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये है, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होता है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है, समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें संतुलित रासायनिक समीकरण की, तो जैसे अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की टोटल संख्या 2 और 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 है। और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है। सेम उसी तरह अगर इसमें देखें कि हाइड्रोजन की यहाँ संख्या की अगर बात करेंगे तो 4 है और ऑक्सीजन की संख्या की अगर बात करेंगे तो 2 है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन जितना इधर है उतना ही इधर भी है, ऑक्सीजन जितना इधर है उतना ही इधर है। इसका मतलब यह है कि यह समीकरण क्या है, संतुलित है। अगर हम इधर देखें कि हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। क्या दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण असंतुलित है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन का लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 1 है। क्या दोनों तरफ बराबर है? नहीं, मतलब समीकरण असंतुलित है। अब उसके बाद आपको ये कुछ इससे पहले जो आप बताए, आपको याद रहे या ना रहे, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पहला दिया हुआ है, क्या मैग्नीशियम, और उससे पहले हम जो है 2 नंबर वाला पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ, चलो इसी को ही कर लेते हैं। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, दोनों की नंबर देखेंगे। मैग्नीशियम का कितना नंबर है, 1। हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 1। इधर मैग्नीशियम कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 2। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर तो 2-2 करके है, इधर कितना करके है, 2-2 करके है। तो इधर भी हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन को 2 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो क्या दोनों तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन बराबर हो गया? हो गया। मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बराबर है। तो ये समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर से आप गुना करेंगे यहाँ साइड में ही करेंगे। कहाँ करेंगे, यहाँ जहाँ हम किए हैं। जो भी काम करेंगे इसी जगह करते हैं, बाकी जगह नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ कर देते हैं, कोई यहाँ लगा देते हैं। आप जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 तो भी तो हो जाता, लेकिन यह गलत है, नहीं करना है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाटर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है, यानी कि जल बना रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1, मतलब ऑक्सीजन बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन तो 4 हो गया। तो हमें हाइड्रोजन को भी तो 4 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ हाइड्रोजन को भी जो है 2 से गुना कर देते हैं। तो अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये समीकरण जो है क्या हो गया, संतुलित हो गया, 2H2O2 2H2O। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलो। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 रिएक्ट किया है, सॉरी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया है, NH3। तो नाइट्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 3। तो हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो हम यहाँ से अगर हम 2 से गुना कर दें तो हमारा नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो हमें भी
यहाँ हाइड्रोजन को क्षय करना पड़ेगा। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। N2 3H2 इज तो क्या हो जाएगा 2NH3। ये समीकरण क्या है, संतुलित है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है क्या, यहाँ एल्यूमिनियम इधर देखें तो 1 है, एल्यूमिनियम इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 3 है, इधर क्लोरीन 2 है। इसका मतलब हमको क्लोरीन को बराबर करना पड़ेगा। अगर क्लोरीन को हमको बराबर करना पड़ेगा तो हम यहाँ 3 से गुना कर देते हैं। तो क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इधर हमको 2 से गुना कर देना पड़ेगा। तो इससे हमारा एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ भी तो एल्यूमिनियम 2 करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में हाइड्रोक्साइड 6 हो जाएगा। तो इधर भी हमें 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 3 से गुना कर देंगे तो कैल्शियम भी 3 हो जाएगा। तो अब देखो एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, 2 है, ठीक है। कैल्शियम 3 है, इधर कैल्शियम इधर भी 3 है, ठीक है। तो अब ये समीकरण क्या है, संतुलित है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम ये जो है कर दिए और 1-2 कर देते हैं, फिर आप करना, क्योंकि फिर टाइम उतना नहीं बचेगा। तो यहाँ से देखो कि आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब ये है कि हमें ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 से गुना कर दो। तो आयरन को 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से गुना कर दो। तो हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया। तो इधर भी हमें हाइड्रोजन 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ आप 8 से गुना कर दो। तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। फिर उसके बाद अब तक समझ में आ गया होगा, तो फटाफट अब कर लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो है समीकरण बना है, तो पोटेशियम 1 है, इधर भी पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 2 है। तो आप यहाँ क्या कर दो, ऑक्सीजन को 3 से गुना कर दो, यहाँ से ऑक्सीजन को, यहाँ जो इसको 2 से गुना कर दो। तो फिर आपका क्या हो जाएगा 2KCl, यहाँ आप 2 से गुना कर दो, बाकी समीकरण आपका संतुलित है। ठीक है, अब आप समझो ठीक से, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा आप वीडियो को देखो। एल्यूमिनियम इधर कितना है, 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ से आप 2 से गुना कर दो। ठीक है, सल्फेट इधर कितना है, सल्फेट इधर कितना, 1 है, इधर 3 है। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम 3 कर सकते हैं, सल्फेट सल्फेट 3 कर दो। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। तो आप यहाँ से 6 कर दो हाइड्रोजन। ये समीकरण क्या है, संतुलित है। उसके बाद दूसरा क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो मतलब ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। इस चक्कर में मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा। तो हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब उसके बाद 1-2 और बचा हुआ है, इसको भी कर देते हैं फिर, ठीक है, या फिर आपके लिए रख दे। चलो ये तो आप करोगे, ये होमवर्क रह गया भाई, ठीक है, होमवर्क, ठीक है, नहीं होगा फिर किताब से देख के करते रहना। चलो, अब जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पहले भी स्टार लगा दिए हैं, हम भी स्टार लगा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको क्या कहते हैं, कली चूना कहते हैं, या इसे ही बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। फिर से याद कर लो, कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भखरा चूना कहते हैं या बुझा हुआ चूना। याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भखरा चूना कहते हैं या बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना। उसके बाद अगर चूना पत्थर का पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, अगर संगमरमर पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, चौक का पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, अंडे का कवर पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है। जैसे ठोस के लिए एस लिखते हैं, द्रव के लिए एल, गैस के लिए जी, जलीय विलयन के ए क्यू एक्वस सॉल्यूशन, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस उष्मा,
उष्माशोषी के लिए समीकरण के दाईं ओर माइनस उष्मा या समीकरण के बाईं ओर प्लस उष्मा लिखते हैं। गैस उत्सर्जन के लिए तीर को ऊपर की ओर लिखते हैं। ठीक है। अपक्षेपण अगर बनता है तो तीर को नीचे की ओर देते हैं। अभिक्रिया के शर्तों को तीर, ये जो तीर रहता है तीर के ऊपर नीचे जो भी है यही लिखते हैं। ठीक है। तो अभिक्रिया के शर्तों को क्या करते हैं, अभिकारक यानी कि प्रतिफल और अभिकारक के जो बीच तीर लगता है इसके ऊपर ताप दाब जो भी होता है यही लिख देते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद जो है उत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, समीकरण आगे की भी होगा पीछे भी होगा तो इस तरह का निशान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ दिया है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया भी बनाएगा और अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनाएगा, यही मतलब है रिवर्सिबिलिटी। तो अब उसके बाद जो है समीकरण आप क्या क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन, वैद्युत अपघटन। अच्छा ये सारा चीज़ जो है लिख दिए हैं एक जगह, आप देख लो। ठीक है, एक बार लिख लोगे। ठीक है। संयोजन, वियोजन, वैद्युत अपघटन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, एकल विस्थापन को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उभय विस्थापन को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद अपक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑक्सीकरण अवकरण, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो बचा है, क्या बचा है, संयोजन अभिक्रिया। क्या बचा है, संयोजन। अब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वह क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे। ओके। तो देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, फटाफट इस करते हैं इसको। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं या सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको क्या हम लोग बोले, कली चूना, और इसको क्या बोले, बुझा हुआ चूना। अच्छा ये ध्यान में रखेंगे, इस ये जो है दीवारों में इसका इस्तेमाल कर, दीवारों में जो चूना पेंट करते हैं ना, तो यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद जो है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड देता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये सब क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसी तरह पोटेशियम क्लोरेट को अगर हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटकर अलग टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर फेरस सल्फेट, उसके बाद FeSO4.7H2O को जब हम क्या करते हैं, इसमें इसको गर्म करते हैं तो वाटर जो है हट जाता है और बचता है FeSO4। फिर FeSO4 को जब हीट करते हैं तो Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है अपघटित हो जाता है। अब उसके बाद जो रिएक्शन है वो क्या है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह से अपघटित होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के ऊपर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन आयन अलग अलग हो जाएगा, सोडियम कैथोड पर और एनोड पर क्लोरीन हो जाएगा। Al2O3 में करते एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जो है अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद रिएक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है, ऊष्माक्षेपी। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसे जब कार्बन को ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्ट करता है, जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा देता है।
उसी तरह मीथेन का जब ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और उसके बाद क्या देता है, उष्मा देता है। तो हमारा जो गैस होता है उसमें क्या जलता है, मीथेन ही तो जलता है। तो उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है ऊष्माशोषी, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराना है तो इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा और क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा, वो बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद जो इस रिएक्शन आता है, वो अभिक्रिया आता है, वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला परमाणु ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला परमाणु यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सीधा मतलब ये है कि सीधा कहने का मतलब है कि जो अधिक क्रियाशील होगा वो क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले को हटा देगा और उसके जगह ले, जैसे आयरन है, आयरन कॉपर को हटाएगा और इसके जगह ले लेगा, बनाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। क्योंकि ये इससे ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है, इसलिए इसको हटा पा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, क्या करेगा, इसको हटाएगा, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। अमीर गरीब को मार देता है, अमीर क्या करता है, गरीब को हटा देता है। सेम उसी तरह कॉपर है, कॉपर क्या है, सिल्वर से अमीर है, तो क्या करेगा, ये कॉपर गरीब को हटाएगा, भाई हटो, ठीक है, इसके जगह ये ले लेगा, बनाएगा क्या, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को अलग कर देगा। सेम उसी तरह सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद इस तरह से बाकी रिएक्शन आप देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर उभय विस्थापन अभिक्रिया या इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करता है या आदान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, और जिससे क्या होता है, दो नए यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि एक्स वाई और ए बी दो कंपाउंड है, एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी माइनस है, तो ये क्या करेगा, एक्स प्लस और वाई बी माइनस इसमें एक्सचेंज कर लेगा और ये एक्सचेंज कर लेगा, तो इससे बनेगा एक्स बी और ए वाई। इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको क्या कहते हैं, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन कहते हैं। सेम उसी तरह यहाँ देखो सोडियम प्लस है, Ag प्लस है, तो सोडियम क्या करेगा, इसको विस्थापित करेगा और क्लोरीन इसको कर देगा, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, सोडियम के जगह क्या आ गया, Ag के जगह कौन आ गया, सोडियम, तो सोडियम और नाइट्रेट के जगह Cl माइनस, ठीक है। तो इस तरह से जो है कंपाउंड हमारा बन जाएगा। अब उसके बाद उसी तरह बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट और NaCl बन जाएगा। उसके बाद लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, अपक्षेपण। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई भी जो है, इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक बीकर है, इसमें कोई भी जो है एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, क्या है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ठोस पदार्थ, जैसे मान लो कि यहाँ क्या हो गया, बैठ गया, तो इस विलयन से पृथक हो गया, तो इसी को क्या कहेंगे, अपक्षेप बन गया। तो इसी रिएक्शन, इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जो AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, तो ये अपक्षेप के रूप में बैठ जाएगा और सोडियम नाइट्रेट जो है विलयन में होगा। उसी तरह बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जो बेरियम सल्फेट ये अपक्षेप बना देगा, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड लवण और जल, इसी को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम सल्फेट बनाएगा और जल बनाएगा,
ये लवण है तो ये क्या बनाए कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर सिल्वर और अगर सिल्वर और क्लोरीन को अलग करना है तो ये प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग, सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ये सारा रिएक्शन किस में होगा, प्रकाश की उपस्थिति में। जो पौधा जो भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, वो तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो भी क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। अब जो मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है, मेन जो टॉपिक आता है वो हमारा क्या होता है, आता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे और जो भी चीज़ बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 2 में बाकी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। तो चूँकि इसलिए कि जो वीडियो है वो 26 मिनट हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं वीडियो को लंबा। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।